Hello students, welcome to आदित्य क्लासेस पटेल नगर। आई एम योर दिव्या मिस और आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी इस पेज पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो दोनों पार्ट जाकर देख आइए। और आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जो है पार्ट 3। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के बारे में। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने बता दिया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो हम यहाँ बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो अगर बुक की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एनसीईआरटी की किताब में पॉइंट्स में दिया हुआ है, मतलब पॉइंट्स में नहीं दिया है, बस पैराग्राफ वाइज उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। पर मैंने उसको पॉइंट्स में लाने की कोशिश की है अपने लैंग्वेज में। तो आप देखिए ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, आप ऑब्जेक्टिव से क्या समझते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्पस, गोल, एम। मतलब आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, बिजनेस आप कर रहे हैं, वो बिजनेस करने का आपका पर्पस क्या है, एम क्या है, आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, गोल क्या है आपका, आप करना क्या चाहते हैं, आपको कहाँ जाना है। यही पढ़ेंगे हम क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में। तो इसको हमने दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया है, एक इकोनॉमिक और एक सोशल। मतलब हम बिजनेस दो कारणों से करते हैं, एक इकोनॉमिक कारणों से और एक सोशल कारणों से। अब इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया, पैसे से रिलेटेड। इकोनॉमिक का मतलब मनी, इकोनॉमिक मीन्स मनी। जब हम इकोनॉमिक की बात करेंगे मतलब हम बिजनेस वहाँ पैसे के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, ताकि हमें प्रॉफिट हो, हमें कुछ फ़ायदा हो। तो देखिए इसमें इकोनॉमिक का फर्स्ट पॉइंट ही दिया गया है, अर्निंग प्रॉफिट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक का फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट। फिर सेकेंड पॉइंट में जब हम बात करेंगे क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स की, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। कंपनीज बेसिकली उनका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, किसी भी कंपनी किसी भी बिजनेस का। पर अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो अपना गुडविल बनाना चाहती है। गुडविल को सिंपल आप समझ सकते हैं, गुडविल मतलब मार्केट में अपना नाम बनाना, इज्जत कमाना, उसी को क्या कह देंगे, गुडविल। तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस नहीं करते हैं, ये भी फोकस करते हैं कि हमारा गुडविल भी जो है मार्केट में बने, मतलब हम एक अच्छे बिजनेस के तौर पे मार्केट में इमर्ज करें, लोग हमें जाने। अगर आपसे दो अच्छे कंपनीज का नाम पूछा जाए तो आप बोलेंगे टाटा, रिलायंस। क्यों, क्योंकि इसका गुडविल है मार्केट में, गुडविल है, लोग जानते हैं क्योंकि इसने अपना गुडविल बनाया है। पर वही जो छोटी मोटी कंपनीज का नाम आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, क्योंकि वो अपना गुडविल बनाने में सक्षम नहीं हो पाई है। तो बहुत सारे बिजनेस अपना गुडविल बनाने के कोशिश में रहते हैं जिससे उनका कस्टमर बने, मतलब कस्टमर बने और सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो। क्या हो, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। देखिए अगर रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे तो सेल बार बार होगा, गुडविल बन जाएगा तो दिमाग में छप जाएगा ये कंपनी। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते करते हमारे दिमाग में छप गया फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन कि ये सब अच्छे गुड्स प्रोवाइड करती है, इससे जब हम ऑर्डर करते हैं तो गुड्स हमारे पास अच्छे क्वालिटी का आता है, तो उससे हम बार बार ऑर्डर करने लगे। क्यों, क्योंकि उसका गुडविल हमारे माइंड में बैठ गया, जिसके वजह से उस कंपनी के पास क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स हुआ। वो हमेशा के लिए, हम लोग
बार बार ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब हम लोग उनके रेगुलर कस्टमर बन गए, और जब रेगुलर कस्टमर बन गए तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन हुआ, उनका सेल बढ़ा। सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मतलब सेल को बढ़ाना, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन। हम जानते हैं कि बिजनेस जो है एक बहुत ही डायनेमिक इन्वायरमेंट में चलता है। जो कोई भी बिजनेस हो उसमें चेंजेस आते रहते हैं हमारे सोसाइटी में। जैसे ट्रेंड के हिसाब से सोसाइटी चेंज होते रहता है, नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं। कभी आप देखते होंगे कि स्कूटी, जैसे स्कूटी या स्कूटर का मार्केट हो, बाइक्स का मार्केट हो, जो 1980s 1990s में जो बाइक्स बेचे जाते थे, क्या आज के लोग उस बाइक को चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बाइक उस समय ट्रेंड में था, पर आज के ट्रेंड में डिज़ाइन अलग हो गया, उसमें और न्यू फीचर्स आ गए हैं, जिसके वजह से वो उनका क्वालिटी और इम्प्रूव हो गया है। तो अगर वो जो भी कंपनी थी जो बाइक्स बनाती थी, अगर जैसे सपोज टाटा मोटर्स ले ले या hyundai ले ले, कोई भी कंपनी को ले ले, तो सपोज अगर वो अपने बाइक्स और स्कूटर्स में इम्प्रूवमेंट नहीं लाती, समय के साथ नहीं चलती, भगवान कृष्ण ने भी कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे जैसे आपके सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, आपको अडॉप्ट करना होगा, आपको भी उसके साथ बदलना होगा, ट्रेंड के साथ चलना होगा। तो अगर वो कंपनीज उस समय अपने बाइक्स और स्कूटर्स में इम्प्रूवमेंट नहीं लाती तो वो डूब जाती। उसने भी समय के साथ अपने प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट किया, जिसके वजह से वो आज भी जिंदा है, वो कंपनी एग्जिस्टेंस में है। तो हम कह सकते हैं उसको इनोवेशन नाम दे सकते हैं। ट्रेंड के साथ चलना, जस्ट अ सेकेंड, ट्रेंड के साथ चलना मतलब जैसे जैसे नया चीज़ आ रहा है, बन रहा है, इनोवेट हो रहा है, उसको साथ में लेकर चलना। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, हम भी इन्वायरमेंट के साथ बदलते जा रहे हैं, अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स पे वो लागू करते जा रहे हैं। तो ये होता है, ये पॉइंट है इनोवेशन। उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है पूरा यूटिलाइजेशन, पूरा, ठीक है। मतलब वेस्टेज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? किस चीज़ का वेस्टेज नहीं होना चाहिए? रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हमारे पास जैसे कि वुड है, सपोज हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है जिसमें हम लोग चेयर्स बनाते हैं, अगर एक चेयर, उसी तरह का चेयर, मजबूत चेयर, हम अगर वुड को मेज़र करके लें तो अगर 20 मीटर वुड में, सपोज हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा मेजरमेंट अगर गलत हो तो इग्नोर इट। 20 मीटर वुड में अगर हम चेयर बना सकते हैं, अच्छा, पर हम 20 मीटर को नहीं करके अपने रिसोर्स को बर्बाद कर रहे हैं, वुड को, और 30 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं, तो ये 10 जो है बीच का मार्जिन वो वेस्ट हुआ ना। अगर उसी 10 को हम नए प्रोडक्ट बनाने में लगाते तो हमारा और प्रॉफिट होता। तो जहाँ वेस्टेज करते हैं रिसोर्सेज का, अगर रिसोर्स वेस्ट होगा तो कॉस्ट बढ़ेगा। जैसे कि हम कुछ और चीज़ों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं कॉटन का एग्जाम्पल ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ? कॉटन क्लोथ्स बनते हैं कॉटन से। सपोज मुझे एक क्लॉथ बनाना है, एक बेडशीट बनाना है, जिसको हम ½ kg कॉटन से बना रहे हैं, ठीक है, पर ½ kg के जगह उस बेडशीट में हम 1 kg लगा रहे हैं, पर तो यहाँ वेस्टेज हो रहा है ½ kg का। अगर हम चाहते तो उसी ½ kg से दूसरा बेडशीट बना लेते, तो यहाँ हम 2 बेडशीट बना पाते और दोनों से प्रॉफिट कमा पाते। पर यहाँ हम एक ही बेडशीट बना रहे हैं और उसमें कॉस्ट क्या कर रहे हैं? ज़्यादा लगा रहे हैं। तो जहाँ कॉस्ट इंक्रीज करेगा वहाँ प्रॉफिट कम होगा,
कॉस्ट इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट कम होगा और रिसोर्स का वेस्टेज होगा। तो ये पॉइंट क्लियर है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो राइट इन योर नोटबुक कि जहाँ पे यहाँ मैं लिख रही हूँ, कॉस्ट अगर आप बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट कमेगा और रिसोर्स का क्या होगा, वेस्टेज। इसको साइड में नोट कर लें ताकि आपको याद रहे। ओके, तो ये बात था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का, जहाँ पे हम पैसे की बात करते हैं। जब बिजनेस हम पैसे कमाने के मोटिव से करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं कि हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कस्टमर बनाना चाहते हैं, इनोवेशन के साथ चलना चाहते हैं और वेस्टेज नहीं करना है रिसोर्सेज का। पर अपार्ट फ्रॉम दिस एक और ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, जिसको हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव। अब रिसोर्स हमको कहाँ से मिला है? नेचर से मिला है। नेचर को हम सोसाइटी भी बोल सकते हैं, सोसाइटी से मिला है, आसपास के इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनती है नेचर की तरफ या नहीं बनती है कि हम भी कुछ नेचर को वापस करें, उसके अच्छे के बारे में सोचें, ताकि जो हमारा नेचर है वो प्रोटेक्टेड रहे, कुछ नेचर को नुकसान नहीं हो, ताकि अनंत काल तक हम नेचर से बेनिफिट एक्वायर कर सकें। तो सोशल में हम लोग नेचर के बारे में सोचेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग क्या करेंगे? नेचर के बारे में सोचेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है? तो जहां बात आएगी सोशल ऑब्जेक्टिव की तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मतलब फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि गलत एडवर्टीजमेंट ना करें। आजकल आप देखते हैं फेयरनेस क्रीम के लिए, वो क्रीम कुछ काम भी नहीं करता है, पर वो दावा करती है वो क्रीम वाली कंपनियां कि आप 1 सप्ताह लगाएं और गोरे हो जाएं, ऐसा कहते हैं, फेयर हो जाएं। बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने इसके खिलाफ अब कदम उठाया और एडवर्टीजमेंट करने से मना भी कर दिया, जो सोशली जुड़ी हुई हैं उन लोगों ने। तो आप एक तरह से जनता के तक गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं ना। आपका प्रोडक्ट वैसा नहीं है, वैसा कुछ काम नहीं कर रहा है, तो एक तरह से आप सोशली गलत कर रहे हैं या नहीं लोगों के साथ, कि आप गलत एडवर्टीजमेंट फैला रहे हैं। तो गलत एडवर्टीजमेंट, रॉन्ग एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, रॉन्ग प्रोडक्ट का सेल नहीं करना है, रॉन्ग प्रोडक्ट का सेल भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? सॉरी, रॉन्ग एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, रॉन्ग प्रोडक्ट का सेल नहीं करना है। तो ये सब कुछ कंपनियां होती हैं जो नेचर को भी अपने दायरे में लेकर चलती हैं, नेचर की तरफ भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करती हैं, पर कुछ कंपनियां नहीं भी करती हैं। ओके, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हम सोसाइटी को अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट्स दें। आजकल तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं ना, तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स दें, रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स दें। ये भी कह सकते हैं सोसाइटी के वेलफेयर में कि जो रिन्यू हो सके, रिसाइकल हो सके, उसका दोबारा यूज़ कर सके, जो बायोडिग्रेडेबल हो। ये सब वर्ड का हम लोग अपने आंसर्स में जब इस्तेमाल करेंगे ना, तो हमारा आंसर जो है और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है, ये सब का जब हम इस्तेमाल करेंगे। तो इससे आपको मार्क्स गेन करने में आसानी होगी। तो ये सब जो वर्ड्स हम लोग सुन रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल, उसके बाद रिन्यूएबल, उसके बाद फिर क्या मैंने कहा, केमिकल फ्री, एलर्जन फ्री बोल दें, या फिर मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, नेचुरल, क्या बोला था ना। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें कस्टमर्स को देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, अगर आपका ग्रोथ होगा बिजनेस का, कोई भी बिजनेस ग्रोथ के लिए किया जाता है,
प्रॉफिट हो, लेकिन उसमें सोशल मोटिव भी तो आप रख सकते हैं। आपका ग्रोथ अगर हो रहा है तो आपके एक ब्रांच से 10 ब्रांच होंगे, धीरे धीरे 10 ब्रांच होंगे, तो उन 10 ब्रांच में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे क्या क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। उसी पॉइंट को बोला गया जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट या क्रिएट करना एम्प्लॉयमेंट। ओके, इज इट क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब अपनी कंपनी में, अपनी इंडस्ट्री में, अपने बिजनेस में हम एम्प्लॉयज़ का भी क्या रखें, ध्यान रखें, केयर करें। सपोज केयर कैसे कर सकते हैं, उनको कुछ हेल्थ बेनिफिट्स देकर कर सकते हैं, है ना। उनको कुछ जैसे होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, उनको प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा होते रहता है। आजकल कुछ बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ में भी ऐसा चलन आ गया है कि उनके सैलरी से कुछ कट करके उनके फ्यूचर के लिए सेव किया जाता है और वो पूरा मनी बाद में उनको रिटायरमेंट के टाइम पे एज अ बेनिफिट दिया जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। उसके बाद वेलफेयर ऑफ सोसाइटी आता है। तो जो भी काम करो, जस्ट सेकेंड, आई एम कमिंग, इसको कट करना पड़ेगा। हमको जो भी सूट अब सिलवाना पड़ेगा वो करना। पानी है तुम्हारे पास? अभी नहीं है? छोड़ दो। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मतलब जो भी काम करो सोसाइटी के को हार्म मत करो। कैसे हार्म नहीं कर सकते? हमारी फैक्ट्री है, कुछ ऐसे मेजर्स ले जिससे पॉल्यूशन कम हो। हम अपने फैक्ट्रीज के वेस्टेज को क्या करते हैं, नदी में बहा देते हैं, तो वो काम ना करें। हम वेस्टेज को कहीं और स्टोर करके उसका दूसरा डंप करने का तरीका निकालें। इस तरह से वाटर पॉल्यूशन होने से रोक सकते हैं। तो इस तरह हम अपने सोसाइटी को पॉल्यूशन से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ओके, फिर है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। वही हो गया, ऐसा प्रोडक्शन का मेथड इस्तेमाल करें जिससे पॉल्यूशन ना हो, तो इन्वायरमेंट क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा प्रोटेक्ट। तो क्या क्लियर है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल में हम किसको लेके चल रहे हैं, अपने नेचर को, अपने आसपास के सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में लेकर चल रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग सेकेंड पेज पे। सेकेंड पेज पे हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क। क्या पढ़ेंगे? बिजनेस रिस्क। तो पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉसेस ड्यू टू अनसर्टिनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। यहाँ एक वर्ड आ रहा है इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब आप लिख लीजिएगा, इनएडिक्वेट का मतलब यहाँ पे लिख लीजिएगा, या तो नॉर्मल से ज़्यादा या फिर नॉर्मल से कम। मतलब नॉर्मल से या तो ज़्यादा या तो कम, कुछ भी हो सकता है बिजनेस में, ठीक है। या तो हम नॉर्मल से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं या फिर कम भी कमा सकते हैं। और वही सिर्फ प्रॉफिट नहीं हो सकता है इनएडिक्वेट, लॉसेस भी इनएडिक्वेट हो सकता है। मतलब कम लॉस भी हो सकता है और ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। जिस तरह नॉर्मल से कम प्रॉफिट और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, उसी तरह नॉर्मल से कम लॉस और ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉसेस क्यों होगा ऐसा? ड्यू टू अनसर्टिनिटीज, जिसके बारे में हम लोग अनश्योर हैं, अनश्योर थिंग्स।
जो कि अचानक घट जाती हैं हमारी ज़िंदगी में, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, वैसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि अचानक फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो इससे आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है। फ्लड में आपका फैक्ट्री डूब गया, अर्थक्वेक से आपका जो बिजनेस का बिल्डिंग था वो गिर गया, जिसके वजह से लॉस हो सकता है। ये डेफिनेशन था क्या का, बिजनेस रिस्क का। अब बिजनेस रिस्क दो तरह के होते हैं, एक स्पेक्युलेटिव रिस्क और एक प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव और प्योर। तो स्पेक्युलेटिव रिस्क क्यों होते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। स्पेक्युलेटिव मतलब एनीथिंग कैन हैपन, जो कि हम स्पेक्युलेट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि चेंज इन मार्केट कंडीशन, आपकी कोई कंपनी है, आप उसका शेयर मार्केट में बेचते हैं, वो तो बिल्कुल शेयर का प्राइस जो है फ्लक्चुएट करते रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कब आपको लॉस हो जाए कब आपको प्रॉफिट हो जाए उसका पता नहीं है, पर वो स्पेक्युलेटिव होता है। कुछ लोग जो होते हैं जो फोरकास्ट कर सकते हैं, बिजनेस में कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को रखा जाता है जो आसपास के इन्वायरमेंट के कंडीशन, बिजनेस के कंडीशन को देख के बताते हैं कि ये हो सकता है। इसी हो सकता को है को क्या बोलेंगे, स्पेक्युलेटिव रिस्क, जो मार्केट कंडीशन बदलने की वजह से हो सकता है, और उसमें दोनों हो सकता है, गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। पर हम जब बात करें प्योर रिस्क की, प्योर रिस्क स्पेक्युलेटिव नहीं है, वो अचानक हो जाता है। क्या होता है, अचानक हो जाता है। देखिए इसमें या तो लॉस होगा या नहीं होगा। यहाँ पे क्या था, हमको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, पर यहाँ प्रॉफिट नहीं हो सकता है। सपोज आपके बिजनेस में थेफ्ट हो गया, मतलब चोरी हो गई, या आपके एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, अचानक आंदोलन करने लगे, किसी चीज़ से नाराज़ होकर काम करना बंद कर दिए, उससे आपको लॉस होगा। और अगर थेफ्ट नहीं हुआ तो लॉस नहीं होगा, पर क्या प्रॉफिट होगा किसी के इसमें, नहीं। तो प्रॉफिट इसमें नहीं होगा, या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा। यही बोला गया है, इसमें पॉसिबिलिटी है लॉस का या फिर नो लॉस का। ठीक है, यही था बिजनेस रिस्क। क्या क्लियर है यहाँ तक? पेज 3, नेचर ऑफ रिस्क। रिस्क का नेचर कैसा होता है, ठीक है। अब उसके नेचर के बारे में हम जानेंगे, कैरेक्टर के बारे में, कि रिस्क होता क्या है। ओके, सो पहला पॉइंट है अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। बिजनेस क्या होता है, मार्केट कंडीशन कब चेंज हो जाए, कब अनसर्टिनिटीज आ जाए, मार्केट कंडीशन जो है वो क्या होता है, चेंज होते रहता है। क्या होते रहता है, उसके वजह से कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्पेशलाइज्ड पर्सन, जो फोरकास्ट करते हैं कि ऐसा होगा आपके बिजनेस में, अभी इस कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा, इसका नीचे जाएगा। देखते हैं आप लोग, जो शेयर मार्केट वाला चैनल है उसमें बैठ के बताते रहते हैं कि आप इस कंपनी का भी शेयर खरीदें तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। वो भगवान नहीं है, वो ये नहीं बोल रहे प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है, अंदाज़ा लगाते हैं, पर वो 100% करेक्ट नहीं होते हैं। ओके, तो वही है। अब रिस्क हर बिजनेस में होगा, रिस्क हर बिजनेस में होगा, वो हर बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है। एसेंशियल मतलब ज़रूरी पार्ट है। हमने सुना होगा एक चीज़
कि रिस्क होगा ही होगा बिजनेस में, और जितना रिस्क होता है उतना पैसा आता है। जितना रिस्क होता है, हम लोग रिस्क लेते हैं, कभी कभी हमारा रिस्क जो है हमें उतना गेन भी दे जाता है, पर कभी कभी उतना लॉस भी दे जाता है। ठीक है, तो अनप्रेडिक्टेबल है। थर्ड पॉइंट है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब आपका बड़ा बिजनेस होगा तो आपका ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, अगर वो उस समय आपका लॉस होगा तो ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा। बड़ा बिजनेस है, लॉस हुआ, ज़्यादा लॉस होगा। छोटा बिजनेस है, कम पैसा लगा हुआ है, कम लॉस होगा। क्या क्लियर है कि कैसे नेचर और साइज पे डिपेंड करता है? ठीक है, जैसे लार्ज स्केल है, लार्ज स्केल का बिजनेस है तो ज़्यादा लॉस। मीडियम स्केल का बिजनेस है तो मीडियम लॉस, और स्मॉल स्केल का बिजनेस है तो कम लॉस। लेकिन लॉस तो होगा, रिस्क तो है, अगर लॉस हुआ तो लॉस होगा। और वाइस उसी तरह सेम उसी तरह प्रॉफिट भी अगर होगा तो लार्ज स्केल में ज़्यादा होगा, मीडियम में उससे कम होगा, और स्मॉल में उससे कम होगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉफिट इज रिवॉर्डेड फॉर रिस्क टेकिंग। वही मैंने कहा, जितना रिस्क उतना पैसा। प्रॉफिट रिवॉर्ड है, मान लो कि बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, लॉस नहीं हुआ, तो रिस्क का रिवॉर्ड क्या है? उसके बदले में आपको क्या मिला? प्रॉफिट मिला। तो एक तरह से अगर आपका बिजनेस सही जाता है तो आपको रिवॉर्ड में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। यही है नेचर ऑफ रिस्क। 4 पॉइंट था, क्या क्लियर है सबको? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कॉजेज ऑफ रिस्क। रिस्क क्यों बिजनेस में ऑकर्ड होता है, आता क्यों है रिस्क? कितने प्रकार के रिस्क, ये हमने देख लिया कि कितने प्रकार के रिस्क होते हैं। अब हम जानेंगे होता क्यों है रिस्क। नेचर की वजह से होता है तो नेचुरल कहते हैं। नेचर की वजह से रिस्क आया बिजनेस पे तो क्या कहेंगे? नेचुरल। मतलब नेचुरल कैलामिटीज, क्या क्या नेचुरल कैलामिटीज में आएगा? फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, आएगा आएगा ना ये सब? तो ये सब क्या है? नेचुरल कैलामिटीज, जिसके वजह से नेचर में जो रिस्क, जो नेचर की वजह से रिस्क उत्पन्न हुआ वो नेचुरल रिस्क। कुछ इकोनॉमिक रिस्क, सपोज गवर्नमेंट की पॉलिसीज में इंक्रीज हो गया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होती है? टैक्स से रिलेटेड कुछ बैरियर्स होते हैं कि आप इस सामान को, इस सामान जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है वो गवर्नमेंट अपने पास रखे हुए है कि आप हर चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं, पर बंदूक बनाना, बॉम्ब बनाना, ये सब का बिजनेस आप नहीं कर सकते हैं। उस सेक्टर को गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है। तो मान लो कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की बढ़ जाती है, अचानक किसी चीज़ पे टैक्स ज़्यादा लगा देती है गवर्नमेंट, तो उसके वजह से क्या इकोनॉमिक रिस्क है, रिस्क हो सकता है। किसी चीज़ पे टैक्स बढ़ गया, मान लो जिस गुड्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी सेक्टर पे टैक्स बढ़ गया, तो अब हमें ज़्यादा टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो एक तरह से वो लॉस है बिज़नेस को। अगर नहीं टैक्स जमा करना पड़ता तो वो बिज़नेस के लिए फ़ायदे में होता, वो बिज़नेस के अर्निंग में जाता। तो वो कंपटीशन, इकोनॉमी में एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से compete करते रहता है, तो कंपटीशन रहता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिस्क है। टेक्नोलॉजी में चेंज आया, हमने अडॉप्ट नहीं किया नया टेक्नोलॉजी, तो हमारा प्रोडक्ट बाकी जो मार्केट में जो उस नए टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बन रहा है उससे compete कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सपोज जियो और एयरटेल की बात करते हैं। जियो ने 6G लॉन्च कर दिया, सपोज फॉर एग्जांपल, और अभी एयरटेल 5G ही कर रहा है। यहाँ टेक्नोलॉजी चेंज हुआ देश में, जियो ले आया 6G और अभी एयरटेल 5G पे ही वो नहीं नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया। लोग किसके तरफ जाएंगे? जियो के तरफ जाएंगे, क्योंकि उसने नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है और एक कंपनी ने नहीं किया है, तो हमें उसके साथ चलना होगा, टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा, फैशन के साथ चलना होगा। ठीक है,
अगर ज़्यादा लोग अभी जीन्स पहनना पसंद कर रहे हैं तो जीन्स का प्रोडक्शन आप ज़्यादा करेंगे। अगर एथनिक पहनना पसंद कर रहे हैं तो एथनिक क्लोथ्स का प्रोडक्शन आप ज़्यादा करेंगे। तो मार्केट को आप देख के चलेंगे कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ का है। डिमांड जिसकी चीज़ का ज़्यादा है, सप्लाई भी उसी चीज़ का ज़्यादा होगा। जिसका डिमांड कम है, अगर आप उसका सप्लाई ज़्यादा करते हैं तो आपको लॉस होगा। ठीक है, तो उसके साथ आपको कोरिलेट करके चलना पड़ेगा। क्या क्लियर है? उसके बाद आता है ह्यूमन रिस्क। अब ह्यूमन रिस्क जो इंसानों की वजह से होता है, स्ट्राइक पे चले गए बिजनेस में लोग, पावर फेलियर, लाइन कट, लाइट चला गया फैक्ट्री का, लाइट कट जाना, एम्प्लॉयज़ का कुछ केयरलेसनेस है, एम्प्लॉयज़ ने मशीन में फ्यूल अच्छे से नहीं डाला जिसके वजह से वो स्मूथली ऑपरेट नहीं किया, प्रोडक्ट खराब हो गया। तो ये क्या है? केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉय, जिसके वजह से रिस्क है किसको? बिजनेस को। इन तीनों के अलावा अगर कोई भी रिस्क आता है उसको हम किस में लेंगे? अदर्स में। एक्सचेंज रेट्स। एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं? एक्सचेंज रेट्स, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, ये सब अदर्स में। जैसे कि हमने अभी शेयर मार्केट की बात की, ठीक है, तो शेयर मार्केट पूरे वर्ल्ड के हिसाब से चलता है कि कितना शेयर कितना में ख़रीदा जा रहा है, बिक रहा है, वो फ्लक्चुएट करते रहता है ये शेयर मार्केट के हिसाब से रेट। तो वो एक्सचेंज रेट हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे डॉलर और रुपी का भाव हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, सपोज रुपया कमज़ोर हो गया डॉलर के मुकाबले, मतलब कि अब $1 में हम लोग और क्या कर पाएंगे? रुपया कमज़ोर हो गया डॉलर के मुकाबले, $1 में हम लोग पहले ज़्यादा सामान खरीद पाते थे, अब और उससे भी और कम सामान खरीद पाएंगे, तो हमें लॉस हुआ हमारे बिजनेस में। तो एक्सचेंज रेट हमारे कंट्रोल में नहीं है। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वजह से कुछ डिस्टर्बेंसेस, कुछ फैसला ले लिया गया पॉलिटिकल एजेंडा के वजह से, तो क्या होगा उस केस में? सीधे सीधे बिजनेस पे असर पड़ेगा। तो इस तरह ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और यहाँ पे चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का द एंड होता है। पर मैंने कहा था कि मैं लास्ट में इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच का डिफरेंस दे दूंगी, तो उसके लिए मैंने एक अलग से पेज में लिख के रखा हुआ है डिफरेंस इंडस्ट्री और कॉमर्स। बस मैं शॉर्ट में बताऊंगी, देखिएगा। इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं, रॉ मटेरियल को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब उसमें क्या होता है? प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग, मतलब सामान बन रहा है। पर कॉमर्स के केस में सामान बन नहीं रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है? गुड्स का सेल हो रहा है, गुड्स का सेल हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सचेंज, मतलब बना हुआ गुड्स है, एक आदमी से दूसरे आदमी के पास, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी के पास ट्रांसफर हो रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड टू फाइनल कंज्यूमर, और ट्रांसफ़र हो कर वो जो फाइनल जो कंज्यूमर उसका यूज़ कर रहा है उसके पास पहुंच रहा है। तो यहाँ पे नया प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। यहाँ पे प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है। यही इन दोनों का क्या है? डिफरेंस। तो यहाँ पे हम अपना चैप्टर 1 जो है वो एंड करेंगे और अब हम जो है चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा चैप्टर 2। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो खूब सारा शेयर करें, प्यार दें, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिनको ऑफलाइन एडमिशन्स लेना है, हरी अप फॉर द एडमिशन्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।